नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 12 की मैथ्स आपकी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इनिशियली हमने देख लिया था कि 3D के अंदर हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ें पड़ी थी। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री जो है वो चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है वो यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे आरबीएसई या सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बहुत आसान तरीके से मैंने लास्ट क्लास में पूरे जो फॉर्मूलाज हैं जहाँ से कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं वो सारी बातें मैंने करी थी। इस बार मैंने बताया था आपको कि एंगल जो है वो यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो चुका है, एंगल आपका जो है वो कट चुका है। और आगे जो है दूसरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपकी आ रही है। जैसे कि मान लीजिए आपका नॉर्मल फॉर्म है, परपेंडिकुलर का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना हुआ, वो सारी चीज़ें आपका यहाँ पे सिलेबस की पार्ट है। तो यहाँ पे आप जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पे एक वैल्यूबल कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हम आगे और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको ले लेते हैं, क्योंकि आज मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि 3D पे कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। हम जो है नेक्स्ट जो भी क्लासेस होंगी 1-2 क्लासेस तक हम क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिया है मैंने कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 from the origin and its normal vector from the origin is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap, also find its Cartesian form। ठीक है, तो आपको इसके अंदर क्या बताना है, आपको सिंपली वेक्टर इक्वेशन बतानी है। सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन क्या होती है नॉर्मल फॉर्म की, जैसा कि आपको पता है कि इसमें क्या पूछा गया है, हमें नॉर्मल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म हमें पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म जो है वो क्या है हमारी, अगर नॉर्मल फॉर्म जो हम लिखते हैं किस तरीके से लिखते हैं, प्लेन के अंदर हम नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन ए नॉर्मल फॉर्म। हमने बताया था कि वेक्टर जो है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर का जो है हमारा क्या आता है, आर का यहाँ पे क्या ले लेते हैं अपन, एक बार इसको चेंज कर लेते हैं, आर का वेक्टर और यहाँ पे क्या आता है उसके साथ में आर वेक्टर डॉट एन कैप किसके इक्वल होता है, यहाँ पे डी के इक्वल होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, यस और नो। इसका वेक्टर फॉर्म होता है कि कोई भी आर वेक्टर है उसका यहाँ पे एन कैप जो है नॉर्मल का जो फॉर्म है उसका जो यूनिट वेक्टर है उसको किसके साथ लिया जाता था, डी के साथ लिया जाता था, यस और नो। तो यहाँ पे डी क्या होती है हमारी, डिस्टेंस है, जो कि क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी ओरिजिन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है मेरा वेक्टर फॉर्म है। अब वेक्टर फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, अब आपको मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि अगर आपको फॉर्मूलाज पता है, आपको चीज़ें पता है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है, तो आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में जो बताया था उसको जाके आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या फॉर्मूलाज हैं और आसानी से उसको समझ लीजिए। चलिए आज आपकी सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे दिया हुआ कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन। तो 6/√29 भी आपको दे रखा है, जो कि क्या है हमारी डिस्टेंस है। डी इक्वल टू क्या दे रखा है, 6/√29, यस और नो। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, एन कैप निकालना पड़ेगा। एन कैप क्या होता है हमारा यूनिट वेक्टर, उसको कैसे डिनोट करते हैं, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एन वेक्टर है क्या, यहाँ पे एन वेक्टर यहाँ पे है हमारा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस क्या है हमारा 4k कैप, यस और नो। और हमने इसको डिवाइड कर दिया n वेक्टर के साथ, के मैग्नीट्यूड के साथ। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो गया मेरा प्लस और -3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या लिखा मैंने 4 का स्क्वायर, तो क्या आ गया मेरा 16 आ गया। अभी देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और इसको डिवाइड किया मैंने किसके साथ, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 और 16 कितना हुआ यहाँ पे 29। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे वाले पार्ट में √29 यहाँ पे आ गया। आप इनको इंडिविजुअली भी अगर डिवाइड करें तो किस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, 2/√29, यस और नो। और आगे लिखें अगर आई कैप माइनस 3/√29 जे कैप, और यहाँ पे अगर आगे बात करूँ तो 4/√29 के कैप, यस और नो। और इक्वल टू यहाँ पे ये आपने क्या लिख दिया, पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो आ गया आपका क्या एन कैप आ गया, यस और नो। आपको क्या चाहिए था, एन कैप ही तो चाहिए था। अब आपको इसको आर के साथ लिखना है, आर के साथ किस तरीके से लिखेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपका ये फॉर्म आ गया, आप जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए। हम आगे जो है फर्दर स्टेप पे बढ़ते हैं कि आर वेक्टर कैसे निकाल, आर वेक्टर के साथ इसको रखेंगे कैसे, यहाँ पे इसकी जो वेक्टर इक्वेशन है वो कैसे निकाली जाएगी उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देखें तो नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो इसको आप लिख लीजिए एक बार, मैं इसको रफ कर रहा हूं यहाँ से, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि 2/√29 है, ठीक है 2/√29 है।
तो यहाँ पे आप रखेंगे आर के साथ, तो आर वेक्टर तो ऐसे का ऐसा ही होगा। डॉट एन कैप जो होगा वो आपका क्या है 2/√29 आई कैप माइनस क्या आएगा 3/√29 जे कैप प्लस क्या आएगा 4/√29 के कैप। बस आसानी से आपको समझना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी डी की वैल्यू आपको पता ही है क्या दी हुई है 6/√29। यस और नो? तो 6/√29 लिख दी तो आपका ये आंसर हो गया, आपका ये वेक्टर इक्वेशन हो गया कि किस तरीके से वेक्टर को लिखा जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आर का डॉट किसके साथ लिया एन कैप के साथ लिया, और एन कैप का वैल्यू कितना है 2/√29 आई कैप माइनस 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप इक्वल टू 6/√29। तो ये हमने क्या लिख दिया इसका वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब आपसे बोला गया कि ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है इसकी Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू क्या होता है डी होता है। क्या होता है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड, आगे क्या लिखते हैं अपन डी लिखते हैं। यस और नो? तो अगर मैं थोड़ा सा इस पार्ट को और अच्छे से आपको ब्रीफ करूं, अगर आगे इस पार्ट को ब्रीफ करूं तो उससे पहले आप एक बार जल्दी से इसको चेक कर लीजिए और इसका भी क्या ले लेगा स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि मैंने आपको बताया कि वेक्टर फॉर्म जो है वो कैसे आपने निकाला। वहां पे कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कार्टेशियन फॉर्म किस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है हमारी Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाता है डी। अब डी तो आपको पता है 6/√29 है। अब Lx क्या है आपका x का कोफिशिएंट L होता है, उसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। यस और नो? डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं हम रेशियोज के साथ, हम यहाँ पे सिंपली इसको बोल देंगे कि हम क्या रखेंगे 2/√, के अंदर वो वाला सारा पार्ट a² + b² + c² क्या था हमारा √29। तो सेम चीज आपकी L का वैल्यू भी क्या आ गया यहाँ पे L इक्वल टू क्या आ गया 2/√29। आप इसके साथ भी रख दीजिए 2/√29 2/√29x प्लस आगे देखेंगे तो माइनस 3/√29y प्लस आगे आ जाएगा 4/√29z इक्वल टू क्या आ गया 6/√29। तो ये वाला जो फॉर्मेट है आपका वो क्या है ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई एक्स वाई जेड टर्म्स में Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड। तो आप किसी भी क्वेश्चन को उठाइए उसका वेक्टर फॉर्म लिखिए, उसका वेक्टर फॉर्म प्रैक्टिस करिए, उसका कार्टेशियन फॉर्म प्रैक्टिस करिए और इजीली आप चीजों को क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा जिससे कि वो क्लियर हो जाए कि यहाँ पे वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म को किस तरीके से लिखा गया है। देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे हमने देखा इस पूरे क्वेश्चन को हमने अच्छे से देखा और क्या चीजें हुई हमारी वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म सब देख लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आगे तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे डिस्टेंस पूछी गई है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन आपकी दी हुई है कि 2x माइनस 3y प्लस 4z आपको दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस अब आपको पूछा गया है। पिछली बार डिस्टेंस दे दिया था और आपसे क्या पूछा गया वेक्टर इक्वेशन बताओ, कार्टेशियन फॉर्म बताओ और वेक्टर फॉर्म बताओ, और अभी आपसे पूछा गया डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 है, तो 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो ये है मेरा 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस कैसे बताता हूँ, जो d का वैल्यू है वो कैसे निकलता है, क्योंकि जब तक मैं उसको वेक्टर फॉर्म में नहीं रखता हूँ, जब तक मैं उसको कार्टेशियन फॉर्म में नहीं रखता हूँ, तब तक मैं d को डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि कंपैरिजन कहाँ से होता है आपका कार्टेशियन फॉर्म या वेक्टर फॉर्म से ही तो होता है। तो बेसिकली आपको समझना ऐसे ही है कि यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखता हूँ Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू क्या होता है डी होता है। अब यहाँ पे L का वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब L तो ये है नहीं, ये जो दिए हुए हैं आपको 2 माइनस 3 और 4 ये आपके क्या है डायरेक्शन रेशियोज हैं। क्या है डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 माइनस 3 4 आपके क्या हो गए डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब डायरेक्शन रेशियोज की मदद से L की वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो L का वैल्यू क्या हो गया हमारा, L का जो वैल्यू है डायरेक्शन रेशियोज के अंदर वो आ गया मेरा L इक्वल टू क्या आया, अपन लिखते हैं a अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। यस और नो? हम यहाँ पे L का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a का जो वैल्यू है वो कितना है हमारा 2 है और उसको डिवाइड किया किसके साथ √2 के स्क्वायर के साथ। यस और नो? और साथ में किया -3 के स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे अगर देखें आप आगे बढ़े तो यहाँ पे c का क्या हो गया +4 का स्क्वायर। तो वही चीज आपकी देखेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका 2/√29 ही आ जाएगा। यस और नो? अब ये चीज तो सेम होने वाली है, ए बी सी बस चेंज होते जाएंगे। एक बार आपको ये वाला रेशियो लेना है, एक बार ये रेशियो लेना है और एक बार
ये रेशियो लेना है, इससे आपके क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, आपके डीसी आ जाएंगे, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे वो भी देख लीजिए, एल एक्स है तो एल का वैल्यू होगा 2/√29 एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे होगा और माइनस है वहां तो क्या हो जाएगा -3/√29 वाई, ठीक है। उसके बाद n जो है हमारा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है 4/√29 z, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा d। अब d क्या होगा यहाँ पे वो देखना पड़ेगा, तो d को जब कंपेयर कराएंगे तो d का वैल्यू क्या होगा 6 ही तो होगा, तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6 ये भी क्या हो जाएगा √29। अब इसको कंपेयर करवाएंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया है, बेसिकली √29 से डिवाइड कर दिया। और ये बात सही भी है कि अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस को निकालेंगे तो एल एम और एन का वैल्यू हमें चाहिए होगा। अब जब डी का वैल्यू निकालने जाएंगे तो डी के वैल्यू में भी क्या होगा, इस डी अपॉन आप एक तरह से ये ले सकते हैं कि d/√a² + b² + c² ही होगा, क्योंकि जब तक इक्वेशन कंपेयर नहीं होगी तो इक्वेशन को कैसे आप बताएंगे कि एल का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू क्या है और डी का वैल्यू क्या है। तो बेसिकली आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पे आप डिस्टेंस बता सकते हैं कि डिस्टेंस का वैल्यू आपका आ गया 6/√29। आपने सिंपली कार्टेशियन फॉर्म लगाया, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस को निकाला और एल एम एन की वैल्यू को पुट किया वैल्यू के अंदर, उसको कंपेयर करवाया तो डी का वैल्यू क्या निकल के आया 6/√29 विच इज द योर आंसर, ठीक है, जो कि आपका आंसर है और आपको मिल चुका है यहाँ पे 6/√29। तो इजीली आपको ये क्वेश्चन जो है वो भी समझ में आया होगा। तो आप फटाफट से इसको पोस्ट कर लीजिए वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे तो अपनी नोटबुक में भी इसको नोट कर सकते हैं। एक एक बात मैंने लिखी है कि डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं। फिर बढ़ते हैं हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो फटाफट से इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने इसको चेक किया, अब आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो दिया हुआ है आपको कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन 2x - 3y + 4z, और आगे क्या लिखा हुआ है -6 = 0। यस और नो। आप एक चीज देख रहे होंगे, ये भी इक्वेशन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, और इवन मैं तो ये कहता हूँ कि तीनों क्वेश्चन जो लिए उसकी इक्वेशन तो सेम ही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2x - 3y + 4z यहाँ पे लिखा हुआ है और इक्वल टू मैंने कर दिया इसको 6 कर दिया, ठीक है, 6 को उधर ले गया। ये मेरी क्या है, एक प्लेन की इक्वेशन है और मेरे से पूछा गया है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको निकालना है। मतलब बेसिकली मुझसे पूछा क्या गया है, मुझे क्या करना है, उस प्लेन के साथ जो परपेंडिकुलर है, उस प्लेन के साथ जो परपेंडिकुलर है उसका क्या निकालना है, मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। बहुत आसान तरीके से समझते हैं। अगर मान लीजिए ये प्लेन है आपका, ये प्लेन आपका दिया हुआ है, इस प्लेन के अंदर अगर आप डिस्कस करें तो इसका जो नॉर्मल फॉर्म है वो क्या होगा हमारा, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पे एन कैप है, यस और नो, या मैं कह सकता हूँ कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल का वेक्टर है। तो ये जो अपना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ये हमें फाइंड करना है, x1 y1 और z1 हमें बताना है, यस और नो। अब इसको पहले निकालते कैसे हैं, इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को निकालेंगे कैसे, वो बहुत बड़ी चीज है, हमें उस चीज को अच्छे से समझना है। आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज लिख दिया करिए पहले, जिससे क्या वो पता लग जाए। तो a इक्वल टू क्या है 2, b इक्वल टू क्या है -3 और c इक्वल टू क्या है 4। ये आपने तीनों डायरेक्शन रेशियोज लिख दिए। अब उसके बाद आपको पता है कि d का वैल्यू जो है वो आप पहले कंपेयर करवाएंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं d का वैल्यू तो, लेकिन आपका कोफिशिएंट जो पार्ट है, जो कि आपका कांस्टेंट पार्ट है 6, वो यहाँ पे क्या है आपका 6 दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें अगर डायरेक्शन कोसाइंस की और डायरेक्शन रेशियोज की, तो वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपको इसके बारे में तो पता ही है कि आप डायरेक्शन रेशियोज को लिखेंगे कैसे, 2/√29 आपने लास्ट में भी किया है, -3/√29 और तीसरा पार्ट क्या है अपना 4/√29, यस और नो। तो ये वाला पार्ट आपका क्या आ गया है, एल एम और एन का वैल्यू आ गया है बेसिकली। लेकिन अगर इसको हम कोफिशिएंट में रखें डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को, तो किस तरीके से लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने निकाला, आप डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस आपने निकाल लिए, तो अब यहाँ पे आपने लिखा x1 अपॉन, आपने रेशियो किसका ले लिया, x1 अपॉन डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो ले लिया, तो 2/√29 आया। अब कोई कहेगा x1 क्या है, x1 वो है जो अपने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है x1 y1 और z1, वो जो हम निकाल रहे हैं वो x1 y1 और z1 है। अब कहेंगे सर x1 y1 z1 है, आपने x1 क्यों लिया, x1 की जगह आप डायरेक्शन रेशियो लो ना, आपने कहा कि यहाँ पे जो भी होगी वो क्या होगा, कांस्टेंट पार्ट होगा। अरे तो हमें इसका नहीं निकालना है, डायरेक्शन रेशियो का नहीं निकालना है, अपने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का निकालना है, वहां से इक्वेशन आना जरूरी है। वहां का जो पार्ट है, वहां के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं x1 y1 और z1, उनका रेशियो लेना है हमें कांस्टेंट के इक्वल, यस और नो। और ये बात मैंने बताई भी थी आपको। तो यहाँ पे आगे देखें अगर, तो x1 अपॉन 2/√29 किसके इक्वल होगा, y1 अपॉन -3/√29, यस और नो।
और तीसरा जो पार्ट होगा मेरा वो क्या होगा, Z1 अपॉन क्या आएगा मेरा 4/√29, और ये किसके इक्वल होगा मेरा, k कोई कांस्टेंट ले लो आप, उसके इक्वल होगा। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, जो उस कोऑर्डिनेट के लिए डायरेक्शन रेशियो है उनका क्या है, एक यहाँ पे मैंने ले लिया रेशियो ले लिया, वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कांस्टेंट के जब इक्वल हो जाता है तो x1 का वैल्यू क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x1 y1 और z1 का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, वो एक बार आप जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप देखें तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, x1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2/√29, और ये k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, y1 का वैल्यू आ गया -3k/√29, यस और नो। z1 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, z1 का वैल्यू आ गया 4k/√29, ठीक है। अब सब लोग कहेंगे कि k का वैल्यू क्या है, k को कंपेयर कैसे करवाएं, तो इस k को कंपेयर आपको d से करवाना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि जब आप कभी भी इक्वेशन को कंपेयर करवाते हैं तो जितने कांस्टेंट से √29 से इधर वाले सारे पार्ट को आपने डिवाइड किया है और डायरेक्शन कोसाइन निकाले हैं, तो d वाला जो पार्ट है वो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, और 6/√29 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको k को कंपेयर करवाएंगे और इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवाएंगे तो हमारी k की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6/√29, जो कि हमारी डिस्टेंस होती है वही आ जाएगी। अब आपको k की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, k की वैल्यू को उठा के इसमें रखना है, सीधा आपके x1 y1 और z1 आ जाएंगे। तो जैसे ही मैंने k को इसमें रखा तो 6 2 जा क्या हो गया 12, और √29 को √29 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 12/29, यस और नो। दूसरा पार्ट देखिए, 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो कितना आ गया -18 डिवाइडेड बाई भी क्या आ गया 29 आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6 4 24, और √29 इंटू √29 कितना हो गया 29 हो गया। तो ये आपके x1 y1 और z1 आपको मिल चुके हैं। यही आपके क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये प्लेन है, तो यहाँ पे ये जो फुट है ये जो है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, तो x1 y1 और z1 आपको मिल गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेट बताइए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के, और इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंगल आपका कट चुका है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कैसे मैंने यहाँ पे x1 y1 और z1 को फाइंड किया, किस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में एक रेशियो बनाया, उसको कांस्टेंट के इक्वल रखा, k को किससे कंपेयर करा के k का वैल्यू 6/√29 निकाला, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। और ये क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने और बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बताया है। तो आप इसको जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा इसको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 19 क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, आप खुद भी मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइए और फटाफट से इसको चेक कर लीजिएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आपसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको एक इक्वेशन दी हुई है x + y + z = 1। ये क्या है, प्लेन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है x + y + z = 1, और आपको क्या क्या पूछा गया है कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताने ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वो भी बताना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है, वही अपना lx + my + nz। भाई एक ही तो फॉर्मेट चल रहा है यहाँ पे, आपको बार बार इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं कि ये नॉर्मल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए मैं आपको बार बार इस पे जोड़ दे रहा हूँ। एल एम और एन क्या है, मेरे डायरेक्शन कोसाइंस है। अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। कैसे हम कंपेयर करवाएंगे, वो भी सबसे बड़ी चीज है। मैंने क्या कहा था कि एल का वैल्यू कैसे निकलता है, एम का वैल्यू कैसे निकलता है, एन का वैल्यू कैसे निकलता है। इसी में 90% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस का क्या चक्कर है। तो यहाँ पे एल इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा आपको, ए अपॉन, बार बार इसका फॉर्मुला लिख रहा हूँ, a² + b² + c²। ये हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अपने पहले लोग कहेंगे डायरेक्शन रेशियो तो बताओ सर, तो डायरेक्शन रेशियो चेक कर लो, क्या होगा 1 1 और 1 होगा कि नहीं होगा, 1 होगा, तीनों के तीनों प्लस के अंदर है, तो क्या होगा डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 1 1 1। यही तो आपकी एबीसी की वैल्यू है, यस और नो। अब एबीसी की वैल्यू आपको पता है, एल पता है, एम क्या हो जाएगा आपका b/√a² + b² + c², यस और नो। और सी क्या हो जाएगा आपका c/√a² + b² + c², यस और नो। चेक कर लो। तो यहाँ पे देखो एल एम एन की वैल्यू आ गई, ये हमारी एल की वैल्यू है, ये हमारी एम की वैल्यू है, और ये एन की वैल्यू है। यही तो होते हैं मेरे डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 अपॉन, अब 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, एबीसी की वैल्यू 1 1 ही तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा, 1/√3 आ गया। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। और यहाँ पे ये मैं तीनों मेरे जो है
क्या आ गए, एल एम और एन डायरेक्शन यहाँ पे कोसाइन आ चुके हैं, डी आर हमें मिल चुके हैं, अब डी सी मिल चुके हैं, सॉरी डी आर तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिल चुके हैं। अब एक बार डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिल गए, आपसे पूछा गया कि आपको कोसाइंस बताने हैं, वो भी बता दिए। द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अब आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी बताना है। मैंने क्या कहा था, इक्वेशन को कंपेयर करवा लो, जो कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है, जो कांस्टेंट वैल्यू आपको दी हुई है, क्योंकि आपकी प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz, ठीक है, प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये डी पार्ट है ना दोस्तों, ये डी पार्ट है, ये डी तो है, इस डी को भी उसी कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो जिससे आपने पूरे ए बी सी तीनों के तीनों कोफिशिएंट जो थे आपके डायरेक्शन रेशियो जो थे उनसे आपने डिवाइड किया, उसी से आपको डी को भी डिवाइड कर देना है। तो आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो कंपेयर हो जाएगी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी से कंपेयर हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे डी से आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी कौन सा पार्ट आ जाएगा, आपका डिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि इस साइड भी आपका क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। आप सीधा सीधा कंपेयर करा के बोल देंगे कि जो डिस्टेंस आपने बोली है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगी मेरी, d इक्वल टू 1/√3। तो हमने l भी निकाल लिया, m भी निकाल लिया, n भी निकाल लिया, और सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई कि कैसे हमने डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाले। उसके बाद हमने डिस्टेंस से कंपेयर करवाया, तो यहाँ पे d से इसके कांस्टेंट पार्ट से कंपेयर करवाया, तो हमारी डिस्टेंस क्या आ गई, 1/√3। ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का जो कोफिशिएंट होता है, जो भी कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, मेरा डायरेक्शन कोसाइन होता है। उसी को हम किस जनरल फॉर्म में लिखते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, तो यहाँ पे आपने लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which is at a distance of 7 units from the origin and normal to the vector 3i cap plus 5j minus 6k cap। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अब आपको एक वेक्टर फॉर्म दी हुई है और इस बार आपको डिस्टेंस ऑलरेडी दी हुई है। क्या दी हुई है, डिस्टेंस आपको दी हुई है, d इक्वल टू क्या दिया हुआ है, d इक्वल टू आपको दिया हुआ है दोस्तों 7 यूनिट्स। कितना दे रखा है, 7 यूनिट्स, ठीक है, चेक कर लो। ये रहा 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड द नॉर्मल टू द वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। आपको ये नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, इसको n वेक्टर मान लीजिए आप, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप n वेक्टर तो दिया हुआ है आपको, इसका क्या निकालना पड़ेगा, आपको क्या बोला गया, वेक्टर इक्वेशन। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका r वेक्टर डॉट n कैप, और उसके साथ क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस को। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म होती है नॉर्मल के अंदर। यस और नो, फॉर्मूला सेम ही है। आर जो है वो तो हमें नहीं पता, वो तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप होता है, और एन कैप हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इसका एन कैप कैसे निकलेगा दोस्तों, 3i, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, नीचे इसका क्या पूरा का पूरा पार्ट डिवाइड होगा, उसको हम चेक कर लेते हैं। 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, और डिवाइड क्या होगा हमारा, पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको पता है अपन जो यूनिट वेक्टर निकालते हैं वो क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 25 प्लस 36। तो यहाँ पे क्या आया मेरा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरा, ऊपर क्या आया 3i कैप प्लस 5j कैप और माइनस क्या आ गया 6k कैप। बस यहाँ पे ये हमारा n कैप आ गया। तो इसको अगर सॉल्व करें दोस्तों तो ये होगा मेरा 25 प्लस 9 कितना होता है 34, और 34 में 36 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिखा 3/√70, ठीक है, आई कैप प्लस 5/√70 जे कैप, यस और नो, और उसके बाद आगे मैंने बात करी माइनस 6/√70 के कैप, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है मेरा वो आ गया मेरा यूनिट वेक्टर। अब क्या करना है अपने को, यूनिट वेक्टर के साथ इसको लिखना है आर डॉट एन को। तो आर डॉट एन कैप क्या है मेरा 3/√70 आई कैप, आगे लिखा प्लस 5/√70 जे कैप, प्लस यहाँ पे माइनस आएगा 6/√70 के कैप, ठीक है। इसका डॉट लिया और साथ में क्या दिया हुआ आपको 7 यूनिट, आपको डी दिया हुआ है, पहले ही लिख दिया था मैंने डी इक्वल टू क्या है 7 यूनिट्स। तो डी को भी यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 के इक्वल आ जाएगा, यस और नो। अगर आप इस पूरे को डिवाइड करें, अगर पूरे को अलग करें, √70 को यहाँ पे कॉमन ले लें तो √70 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उससे भी आप जनरलाइज फॉर्म को लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे ये भी चेक कर लो। तो आर डॉट क्या आ जाएगा आपका 3i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है, उसके बाद आएगा माइनस का 6k कैप, और यहाँ पे आपका जो √70 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7√70। तो ये आपकी जो फॉर्म आई है वो यहाँ पे क्या है वेक्टर फॉर्म है दोस्तों। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि आपको वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे पूछी गई है। वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा।
तो मैंने यहाँ पे आज बेसिकली आपको नॉर्मल फॉर्म पे क्वेश्चन करवाए हैं। आगे फर्दर क्लासेस के अंदर जो है मैं और भी जो पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताए थे सारे एंगल को छोड़ के उन सब पे भी क्वेश्चन कराऊंगा। उससे पहले आप इसको पोज करके वीडियो को और फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कैसे हम वैल्यूज को पिक कर रहे हैं। जल्दी से इसको चेक कर लीजिए। तो ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम यहाँ पे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं और नए क्वेश्चंस के साथ और नई चीजों के साथ। और हम जो है आगे जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उनको एक एक बार आप घर पे अच्छे से कर लेना, जिससे कि आपको प्लीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें और उसके बाद आपका बेस बन जाएगा 3D के अंदर। और 3D जो है बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते या फिर किसी फॉर्मूले को लर्न नहीं करना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द सेम चैनल, सेम प्लेस, ऑन द सेम टाइम। टिल देन, साइनिंग ऑफ।